दोस्तों, वंदे मातरम। जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते को देखकर, जो अभी हालिया रिलीज हुई थी जिसमें कि उनका ट्रिपल रोल था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यार जॉन अब्राहम जो है शायद अब कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स जाने लगे हैं। मतलब इतनी बिना सिर पैर की थी कि बस क्या बोलूं। ऐसे में जब अटैक का ट्रेलर सामने आया तो वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग था और देखकर लग रहा था कि नहीं, इसमें कुछ नयापन देखने के लिए मिलने वाला है और शायद कुछ ऐसी चीज भी देखने के लिए मिलेगी जो आपका दिमाग में ये चीज सेटल करे कि नहीं, चलो ठीक है, ऐसा संभव है। हॉलीवुड में जो कहानियां दिखाई जाती हैं सुपर हीरोज को लेकर, सुपर सोल्जर्स को लेकर, उन कहानियों से मिलती जुलती ये कहानी होने वाली थी। ये हमको ट्रेलर में ही पता चल गया था। पार्ट 1 की यहाँ पर जिक्र हो रहा था, तो जाहिर सी बात है पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा। ऐसे में जब हम ये मूवी देखने के लिए थिएटर पहुंचे तो ये थिएटर पूरा खाली पड़ा हुआ था, जो कि काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस हिसाब से RRR कश्मीर फाइल्स को लेकर क्राउड आ रहा था, वो अटैक के इतने शो में उतना देखने के लिए नहीं मिला। मतलब थिएटर में हम 3 लोग बैठे हुए थे, 2 तो हम ही गए थे और एक और बंदा बैठा हुआ, तो हम 3 के अलावा पूरा थिएटर खाली पड़ा था। बहरहाल, मूवी के बारे में बात करें तो मूवी देखिए, मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूं तो कुछ एक हिस्सों को अगर छोड़ दें तो मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी है, प्रॉमिसिंग लगी है और ऐसा लगा है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ नया करने की कोशिश की गई है और उस नई कोशिश में जो फिल्म के मेकर्स हैं वो कामयाब भी हुए हैं। कुछ एक पार्ट जो अच्छा नहीं लगा वो रोमांटिक जो पार्ट था, चलिए ठीक है, एक बैकड्रॉप बनाने के लिए कैरेक्टर के उसको भी ऐड करना जरूरी था, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा झेलाऊ सा था और कई बार उसको ऐसी जगहों पर घुसा दिया जा रहा था जहां पर आपको देखकर ऐसा महसूस होगा कि यार यहां पर तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। खैर, जो भी हो, ऑल इन ऑल मूवी काफी अच्छी निकलकर सामने आई है। सभी ने, जितने भी कलाकार थे, सभी ने अपना अपना काम काफी अच्छे से बखूबी निभाया है। प्रकाश राज एक बार फिर से, अगर पॉलिटिक्स के ऊपर बात ना करें तो एक्टिंग वाकई में बहुत अच्छी करते हैं और जॉन अब्राहम ने भी यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन में ही, जो कि उनका एक्शन है प्लस थोड़ी बहुत कॉमेडी है, कॉमेडी तो खैर इसमें नाम मात्र की थी, लेकिन हाँ, जो उनका एक स्ट्रांग पॉइंट है जो कि उनका एक्शन है, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। तो जाहिर सी बात है वो सभी चीज़ें कलेक्टिवली आकर इस मूवी को काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट करती है। सेनाओं को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रहना है। ये युद्ध सीमाओं पर भी होंगे, सीमाओं के अंदर भी होंगे और सीमाओं से परे भी होंगे। ये युद्ध शारीरिक शक्ति से ज़्यादा मानसिक शक्ति का इम्तिहान होंगे और इम्तिहान होंगे हमारे सियासी नेताओं के। फिल्म अटैक एक ही फिल्म के रूप में बननी शुरू हुई, लेकिन जॉन अब्राहम की माने तो ये फिल्म जहां आकर अपने मिशन का समापन दिखाती है, वहां से इसकी कहानी आगे जानी ही जानी है। तो फिल्म का दूसरा भाग भी बनने ही वाला है। स्क्रिप्ट तैयार है, सितारे तैयार है, लेकिन क्या पब्लिक तैयार है? आइए इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, विज्ञान एक बहुत अच्छा सर्वेंट है, लेकिन इसके हाथ में मालिकाना हक दे दिया जाए तो ये सत्यानाश भी कर सकता है। यूक्रेन में दुनिया इसे देख रही है। फिल्म अटैक के साथ ही रिलीज हुई मार्वल कॉमिक्स की मॉरिबियस भी विज्ञान पर ही नियंत्रण की कहानी है, लेकिन फिल्म अटैक पार्ट 1 में संभावनाएं ज्यादा हैं और यही ये फिल्म अपने साथ ही रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म से 21 साबित होती है। बात करें मूवी की कहानी की तो फिल्म अटैक पार्ट 1 वहां से शुरू होती है जहां इन दिनों राष्ट्र प्रेम पर बनी हर फिल्म जाना चाहती है, यानी कश्मीर। अर्जुन शेरगिल के जिम्मे एक मिलिट्री ऑपरेशन है। बात आज से 10 साल पहले की है। 15 साल का एक बच्चा फियादीन बना सामने मिलता है। अर्जुन उसे बचा भी लेता है। 10 साल बाद वही बच्चा देश के प्रधानमंत्री के सिर पर पिस्तौल सटाए संसद में बैठा है। अर्जुन को समझ में आता है कि अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को अच्छा करने से पहले अपना अच्छा करना बहुत जरूरी है। फर्क इस बीच से आया है कि एक आतंकी हमले में वो अपनी प्रेमिका आयशा को खो चुका है। उसका शरीर भी गर्दन के नीचे से बेकार हो चुका है, लेकिन सेना के एक अफसर ने एक वैज्ञानिक के साथ मिलकर उसे जीवन दान दिया और अब वो एक सुपर सोल्जर है। सुपर सोल्जर की अवधारणा नई नहीं है। तमाम विदेशी फिल्मों में दर्शक इसे पहले ही देख चुके हैं। नया है सुपर सोल्जर का और इसके शरीर में लगाया गया कंप्यूटरीकृत सिस्टम की कृत्रिम मेधा, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच का जो एक कन्वर्सेशन होता है वो। जॉन अब्राहम ने अमेरिका के एक दिव्यांग की कहानी से प्रेरित होकर यह कहानी सोची। फिल्म न्यूयॉर्क के दिनों के अपने परिचित लक्ष्य राज आनंद को इस पर फिल्म बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। सोचने वाली बात यह है कि लक्ष्य राज आनंद को यशराज फिल्म्स की पाठशाला से ट्रेनिंग मिली है। उनका बड़ा भाई भी डायरेक्टर ही है, लेकिन बतौर निर्देशक उन्हें पहली बार मौका जॉन अब्राहम ने दिया। वो इसके प्रोड्यूसर भी हैं और जॉन की बनाई फिल्म की एक ब्रांडिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि आप इसमें बोर तो नहीं होंगे, कुछ नया ही दिख जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भाई जॉन की जो सत्यमेव जयते आई थी उसके बाद से उन्होंने काफ़ी लोगों का दिल तोड़ दिया था। तकनीकी रूप से बात करें तो विकी डोनर, मद्रास कैफे, बाटला हाउस जैसी फिल्में लीक से हटकर बनाई गई थी और अटैक पार्ट 1 भूमिका बनाने में भले थोड़ी देरी करती हो, लेकिन इंटरवल के पहले हिस्से में इसकी गति मध्यम भी है, लेकिन इंटरवल के बाद तो बिल्कुल ही भड़ाम मच जाता है। मतलब आपको समझ में ही नहीं आता कि यार ये चल क्या रहा है, मतलब मजा आने लगता है। जॉन अब्राहम हिंदी सिनेमा की फ्रेंचाइजी फिल्मों का सबसे लोकप्रिय चेहरा रहे और उनके चेहरे की मासूमियत के साथ ही उनकी आंखों में दिखने वाला विश्वास ही उनके इस किरदार के लिए बहुत ही, मतलब बताता है कि ये किरदार उनके ही लिए था। फिल्म के एक्शन सीन्स खासे दमदार है और हिंदी सिनेमा में अरसे बाद कुछ अलग सा देखने के लिए मिलने वाला है। एक्शन के लिए इसकी पूरी टीम की तारीफ की जानी चाहिए, जो कि तारीफ की वाकई में हकदार भी है। बात करें रकुल प्रीत की तो रकुल प्रीत इस समय अपने करियर में जहां पर अटकी हैं वहां उन्हें अब एक दमदार किरदार की जरूरत है। पूजा फिल्म्स की मालकिन बनने से पहले उनको अभिनय में थोड़ा नाम तो जरूर कमाना चाहिए। किरण कपूर को अरसे बाद पर्दे पर देखकर अच्छा लगता है। प्रकाश राज और रत्ना पाठक ने अपने अपने किरदार में यूं लगता है कि बस चलो इसको निपटाना है, इसलिए निपटा के खत्म करो।
फिल्म को अपने बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिटिंग में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है और इसके लिए शाश्वत सचदेव और आरिफ शेख तारीफ के सच्चे हकदार हैं। देखा जाए तो फिल्म के असली सितारे यही हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अलग समय पर अलग अलग लोगों के लिए की है और इसके चलते भावनाओं के हिसाब से शॉट टेकिंग में भी बदलाव नजर आता है। फिल्म की दो कमजोर कड़ियां हैं। एक तो इसकी कहानी, जिसमें कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आपसी प्रेम इस तरीके से दिखाया गया है जो कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या है। मतलब ठीक है, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स किस तरीके से आपके देश को कमजोर कर सकती है, वो दिखाना सही है, बहुत सही तरीके से दिखाया गया है, लेकिन उसके बाद भी गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में जिस तरीके से रिलेशन दिखाए गए हैं वो थोड़े से मेरे को अजीब लगे। बात करें दूसरी की, तो दूसरी का इसका संगीत है। फिल्म के गानों पर और भी ज़्यादा मेहनत की जा सकती थी। खैर, गानों की इस मूवी में इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, तो अगर गाने आप हटा भी देते तो भी जितना भी होता मतलब बन पड़ता, मतलब बिना गानों के भी आप इस मूवी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। मोटी मोटी बात की जाए तो ये मूवी अच्छी है, देखने लायक है और आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि आज के टाइम में आप जानते ही हैं कि जो हमारे यहाँ मूवीज़ बनती हैं वो फैमिली कम और पता नहीं किस किस तरह की ज़्यादा होती हैं। इन सब के अलावा एक और चीज़ जो मुझे खटकी है वो ये कि जब भी हम पार्ट 1 का जिक्र करते हैं तो पार्ट 2 का अपने आप दिमाग में ख्याल आ ही जाता है। इस मूवी में पार्ट 2 को लेकर कुछ भी ऐसी एंडिंग नहीं दिखाई गई है। अब एंड क्रेडिट सीन्स के बाद अगर कुछ हो तो हो सकता है भैया होगा, लेकिन एज सच मूवी में एंडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया कि आपको लगे कि नहीं पार्ट 2 में क्या होने वाला। तो हो सकता है पार्ट 2 में एक नए सिरे से कहानी की शुरुआत हो, या फिर जहाँ पर इस मूवी को ख़त्म किया गया है वहीं से नई कहानी की शुरुआत हो जाए। आपने अगर ये मूवी देख ली है तो आपका इसको लेकर क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मेरी तरफ से आपको ये मूवी बिल्कुल रिकमेंडेड है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और इसमें ज़्यादा फालतू के वाले एक्शन भी नहीं है कि बाइक को बंदे के साथ उठाकर बंदा फेंक रहा है, वो चीज़ें भी नहीं है। तो मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।